माई सेल्फ फैकल्टेटिव स्टडी गर्ल और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ अल्टरनेटिंग करंट इन वन शॉट। पहले हम ये जानते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो अल्टरनेटिंग है, अल्टरनेटिंग का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट, राइट। तो होता ये है कि जो अल्टरनेटिंग करंट है इसका डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है, कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है। ये आप इसके ग्राफ से देख सकते हैं कि पहला हाफ साइकिल इसका पॉजिटिव है, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, यानी अल्टरनेट हाफ साइकिल पॉजिटिव नेगेटिव होगा। मान लीजिए आपको एक ऐसा वेव देखने को मिलता है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ वेव, ऐसा। सो दैट कैन नॉट बी एन एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। क्यों? क्योंकि ये एक नॉर्मल करेक्टर है अल्टरनेटिंग करंट का, जो इसकी पहचान है वो है अल्टरनेट हाफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यानी डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहना। सिर्फ डायरेक्शन चेंज होना बड़ी बात नहीं है, कॉन्स्टेंटली बहुत बड़ी बात है। एम्पलीट्यूड कांस्टेंट भी एक बहुत बड़ी बात है। अगर मान लीजिए आपको एक वेव दे देते हैं और वो ऐसे देते हैं, एक बड़ा फिर एक छोटा फिर एक बड़ा, लाइक सपोज़ आपका ये ऐसे इतना देते हैं। अगर आपको ये ना बताया जाए कि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है कि आपने कुछ खास पढ़ा भी नहीं है इसमें चैप्टर में, तो शायद आप डिस्टिंग्विश ना कर सको कि कौन सा अल्टरनेटिंग करंट का वेव है, कौन सा नहीं। एक्चुअली में अल्टरनेटिंग करंट का जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट होता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? ये जो आपका ग्राफ है ना, दिस इज़, ये जो हाइट है, दिस इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इस समय ये पता ही होता है। तो ये कांस्टेंट है। देखिए ये जितना बड़ा होगा, दिस पिक विल बी ऑल दैट, मतलब वही होगा। नेगेटिव साइड में वो उतना ही वैल्यू देगा जितना ये पॉजिटिव साइड में देगा, दैट मीन्स दिस। तो यही बहुत बड़ी क्राइटेरिया है अल्टरनेटिंग करंट की। जो आई एवरेज या आई मीन यानी करंट, एवरेज करंट या उसको मीन करंट बोलिए, फुल साइकिल का हमेशा ज़ीरो होता है। एंड वोल्टेज भी, ये आपका फुल साइकिल होगा, दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये आपका फुल साइकिल है और ये आपका ज़ीरो होता है। फुल साइकिल का अल्टरनेटिंग करंट आपका ज़ीरो होता है, वोल्टेज ज़ीरो होता है। और वही हाफ साइकिल का हम निकालते हैं, फॉर्मूला है 2/πI0 और वोल्टेज भी 2/πV0। इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं, नॉर्मल फॉर्मूले है। और वहीं पे आप देख रहे हो 2/πI0 है एवरेज करंट फॉर हाफ साइकिल और वोल्टेज 2/πV0। ये I0 V0 क्या है? I0 V0 पिक वैल्यू है। ये जो पिक है, यहाँ पर जो करंट आया होगा या जो वोल्टेज आया होगा, दैट इज़ पिक वैल्यू। और AC में हम हर बार, अगर अनलेस अनटिल वहाँ दिया ना हो, हम हर जगह पिक वैल्यू को ही मेंशन करते हुए अपने फॉर्मूले यूज़ करते हैं या पिक वैल्यू को ही निकालते हैं जब तक वो पूछा ना गया हो। तो पिक वैल्यू आपको मैंने बता दिया, ये बता दिया आई एवरेज क्या होता है, पिक वैल्यू बोल दिया। अब बचा RMS। कोई भी चीज़ का अगर हम RMS निकालें तो डिवाइड बाई √2 करते हैं, बस कोई खास बात तो है नहीं। और मैंने आपको बताया ही कि AC में हम जब तक कुछ दिया ना हो, हम I0 ही लेते हैं, V0 ही लेते हैं। और मोस्टली अल्टरनेटिंग करंट में सबसे ज़्यादा बात हमारी पिक वैल्यू को लेकर के ही होती है। तो बस I0/√2, हाई RMS, VRMS, V0/√2, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं। अब ये एक चीज़ है, देखिए मॉक टेस्ट वगैरह होता है तो हमें पूछते हैं कि इन तीनों की ट्रेंड दीजिए। करंट की भी यही ऑर्डर होगी, करंट या वोल्टेज की। तो होता ये है कि पिक वैल्यू तो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा होता है, पर हम RMS और एवरेज में कन्फ्यूज़ होते हैं। देखिए RMS हमेशा ज़्यादा होता है एवरेज से, और एवरेज सबसे छोटा होता है VRMS से भी और V0 से भी। ये ट्रेंड आपको नॉर्मली पता होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन ऐसा आता है, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, V = V0 sin ωt, I = I0 sin ωt। देखिए हमारा जो ये सिलेबस है, जो चैप्टर है, इसमें हम साइन ग्राफ की ही ज़्यादा बात करते हैं और उसके मुताबिक ही हम अपने क्वेश्चंस करते हैं या जो फॉर्मूले होते हैं वो सॉल्व करते हैं। अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं बता दूं, साइन ग्राफ, दिस इज़ साइन ग्राफ, ठीक है, और ये आपका होता है कॉस ग्राफ। अब देखो दिस इज़ π/2, तो इन दोनों के बीच का, दिस इज़ फॉर साइन, दिस इज़ फॉर कॉस, इन दोनों के बीच का जो फेस एंगल होता है दैट इज़ 90 डिग्री। फेस एंगल मतलब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस जहाँ से स्टार्ट होता है, जिस एंगल से। तो मान लीजिए साइन का है तो ये कॉस का, और यहाँ π/2 यानी 90 डिग्री। तो हम मोस्टली साइन को कंसीडर करके ही अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसलिए जो फॉर्मूले होते हैं इसमें sin ωt देखने को मिलता है रादर देन कॉस। V = V0 sin ωt, I = I0 sin ωt। इसमें कुछ खास नहीं है, आप कर लोगे। जहाँ ओमेगा = 2πf आपको पता है, जहाँ f हमारा फ्रीक्वेंसी, ओमेगा हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स का जिसका इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, या यूँ कह लो कि क्वेश्चंस घुमा फिरा के उन सब के मुताबिक ही होता है। क्या है? दिस 4: रिएक्टेंस, इम्पिडेंस, फेज एंगल एंड पावर फैक्टर। देखा जाए तो रिएक्टेंस हम X से डिनोट करते हैं, इम्पिडेंस Z से, फेज एंगल साई से या फाई, जो भी आप बोलो, पावर फैक्टर cos फाई से। देखिए मुझे ये याद करने बहुत प्रॉब्लम होता था कि Z इम्पिडेंस है कि Z रिएक्टेंस है।
तो अब ऐसे याद रखिए कि Z बड़ा है, लास्ट में आता है इसलिए बड़ा है, तो उससे वो इम्पॉर्टेंट है, राइट, उसे इम्पॉर्टेंट वाला चीज़ मिलेगा क्योंकि वो बड़ा है, समझदार है, लाइक Z बड़ा है ना, सबसे बाद में आता है। तो I am इम्पॉर्टेंट, I am इम्पिडेंस, तो Z इम्पिडेंस, X रिएक्टेंस। अब देखिए X का फॉर्मूला होता है नॉर्मली VRMS/RMS, पर इसका हमें बहुत कम यूज़ मिलता है, ज़्यादा यूज़ हमें इसका मिलता है। हालांकि इससे एक क्वेश्चन है कहीं प्रीवियस ईयर में आई थिंक। तो रिएक्टेंस देखिए, अगर आपका इंडक्टेंस है, यानी अगर आपका इंडक्टर है या कैपेसिटर है, तो इंडक्टर के लिए रिएक्टेंस को हम कहेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्म होता है ओमेगा इंटू एल फॉर्मूला, कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी XC का 1/ωc, ये आपको याद रखना है। X क्या है रिएक्टेंस, XL क्या है ओमेगा एल, XC क्या है 1/ωc, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, L इंडक्टेंस, C कैपेसिटेंस। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जब मान लीजिए L और C दोनों ही हमारे एक साथ दे दिए हैं, तब हम क्या करें, तब हमेशा हम उनका नेट निकालते हैं माइनस करके। एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हम हमेशा XL माइनस XC करते हैं, ना कि XC माइनस XL, ठीक है। तो XL माइनस XC करके हम X नेट निकालते हैं। अब आते हैं इम्पिडेंस में। इम्पिडेंस का बड़ा सिंपल फॉर्मूला है √X² + R²। X का यहाँ पूरा मैंने आपको बता दिया। अगर मान लीजिए 2 दिया तो X ऐसे निकालते हैं, फिर उसका होल स्क्वायर कर दो, और रेजिस्टेंस तो सबको पता ही है। अब हम बात करते हैं साई यानी फेज एंगल। ये जो 5 फेज एंगल है, दिस इज tan इनवर्स इंटू X/R। X क्या है रिएक्टेंस, जिसका मैंने आपको पूरा बता दिया है, R हमारा रेजिस्टेंस, इसमें कुछ समझने लायक है नहीं। अब देखिए cos phi पावर फैक्टर, इसका बहुत क्वेश्चन आता है। जैसे एक बड़ा अच्छा लिंक है ना, जैसे क्वेश्चन में आपसे ओमेगा दिया हुआ रहता है और आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ रहता है, पूछा जाता है cos phi यानी पावर फैक्टर निकालो, तो बड़े आराम से आप इनको लिंक करके निकाल सकते हो। तो अब हम देखते हैं रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। देखिए रेजिस्टर में जो करंट और वोल्टेज होता है वो दोनों ही एक ही फेज़ में होता है, मतलब उन दोनों के बीच का एंगल होता है 0 डिग्री। देखिए एक ही तरफ जा रहे हैं तो एंगल 0 डिग्री। और देखिए अगर आप इसका ये दिस इज़ कॉल्ड फेज़र डायग्राम, ये फेज़र डायग्राम होता है जिसमें हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनके बीच का फेज़ एंगल कितना, मतलब दोनों में डिफरेंस कितना है, राइट। जैसे कि अगर आपको ये पता नहीं चल पा रहा कि कौन लीड या कोई लैग कर, बताऊँगी। चलिए देखिए, दिस इज़ वेव डायग्राम। वेव डायग्राम में आप देखो तो यही करंट है और यही वोल्टेज, मतलब करंट और वोल्टेज का जो ग्राफ है आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है कोई एंगल का, तो दोनों साथ में ही चल रहे हैं। नॉर्मल फॉर्मूला तो आपको पता ही है कि E0/R, ठीक है। E0 क्या है EMF, डन। इंडक्टर की बात करते हैं। इंडक्टर में होता ये है कि करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होता है, यानी ये लैग कर रहा होता है। अगर आपको ये नहीं पता चल रहा कि लैग या लीड कैसे, तो मैं बताती हूँ। मान लीजिए ये होता है जब हम एंगल निकालते हैं तो वी नो दिस इज़ 0 डिग्री, दिस इज़ 180 डिग्री। ये पॉजिटिव एंगल इधर होगा, नेगेटिव इधर होगा। ये नीचे नेगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव है। हम हमेशा यहाँ से यहाँ जाते हैं ना, तो ये जो यहाँ है और ये जो यहाँ है, आगे कौन होगा? ऑब्वियसली ये आगे होगा, है ना, 0 से बड़ा होगा। अब मान लो कोई नीचे है तो नेगेटिव है ना, तो 0 से तो छोटा ही हुआ, तो ये आगे होगा। तो ये आपको पता चल गया लीड और लैग क्या होता है। लीड यानी आगे चल रहा है, लैग यानी पीछे चल रहा है, राइट। लैग यानी पीछे चल रहा है और लीड यानी आगे चल रहा है। तो हम देखते हैं, देखिए कि जो आपका करंट है वो 90 डिग्री पीछे है इससे, वोल्टेज देखिए आगे है, तो करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। हम करंट को देख के ही चल रहा है, लैग कर रहा है। कैपेसिटर में आप आओ तो आप देखो कि करंट वही सेम जगह पे है, लेकिन वोल्टेज अब नेगेटिव साइड में आ चुका है, मतलब वो नेगेटिव हो गया है। तो नेगेटिव तो भाई 0 से तो छोटा ही होता है ना, तो इसका मतलब अब करंट लीड कर रहा है, यानी आगे है। कितना एंगल, 90 डिग्री, π/2। अब यहाँ देखो इंडक्टर में करंट क्या था, 90 डिग्री पीछे था, पीछे था यानी नेगेटिव लेके चलो, नेगेटिव यानी पीछे घट गया, तो नेगेटिव π/2। फॉर्मूला देखिए I = I0 sin ωt। नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है हमारा, नॉर्मल फॉर्मूला होता है I = I0 sin ωt। यहाँ पे वही फॉर्मूला था, लेकिन दिक्कत क्या हुआ, करंट तो भाई पीछे चल रहा है ना 90 डिग्री, तो -π/2 हमने उसमें ऐड कर दिया। वही कैपेसिटेंस में करंट π/2 आगे चल रहा है, तो हमने +π/2 कर दिया। तो फॉर्मूले में ही सब कुछ है, +π/2 यानी वो लीड कर रहा है करंट, -π/2 यानी वो लैग कर रहा है करंट, ठीक है। वोल्टेज के लिए वही चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी, यहाँ नेगेटिव, क्योंकि वोल्टेज तो यहाँ करंट से आगे चल रहा है, यहाँ पीछे चल रहा है। नेट पर हम करंट देख रहे हैं।
अब इनका वेव डायग्राम देखो अगर आप, तो ये आपका मान लीजिए वोल्टेज है जो कि आराम से चल रहा है, लेकिन करंट π/2 पीछे हो चुकी है, ठीक है, पीछे हो चुकी है, तो नीचे से ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं हम इसको। आप अगर देखो तो ये कॉस का ग्राफ जैसा नहीं लग रहा, मैंने आपको बताया था कॉस का ग्राफ और ये साइन का ग्राफ, यही देखने को मिलता है जब π/2 का डिफरेंस होता है, तो कॉस और साइन के बीच का हमें ग्राफ देखने को मिलता है। इसमें कहानी बस ये थी कि करंट π/2 आगे चल रहा है, वोल्टेज अभी भी वही, हम उसको टच नहीं कर रहे हैं, एक ही जगह पे रख रहे हैं, तो हमारा करंट जो है वो π/2 आगे चल रहा है। अब हम बात करते हैं LR सर्किट, CR सर्किट और LC सर्किट के बारे में। LR सर्किट क्या है? इंडक्टिव रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का सर्किट। देखिए कभी भी कोई भी सर्किट आपको दिया है, अगर आपको R दिया है, L दिया है, C दिया है, तो वोल्टेज अगर निकालना है ना, तो उनके इंडिविजुअल वोल्टेज को निकाल के स्क्वायर करके ऐड कर दो, यानी V² = VR² + VL²। वही CR सर्किट है तो VR² + VC², वही LC है तो VL² + VC², ठीक है। अब अगर आपको Z यानी इम्पिडेंस निकालना है, तो इम्पिडेंस का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, R² + X²। अब यहाँ देखिए एक ही X है, L। नॉर्मली X का मैंने वो क्या बताया था कि X नेट कैसे निकालते हैं, देखिए X नेट यहाँ मैंने निकाल के रखा है। X नेट कैसे निकालते हैं, XL माइनस XL में से XC को माइनस करते हैं, यहाँ XC तो है ही नहीं, यानी 0 लेंगे हम, यानी XL हमारा X नेट आ जाएगा, तो हम वहाँ पे लिख देंगे XL का स्क्वायर + R², यही हमारा इम्पिडेंस है। यहाँ पर अगर आप फॉर्मूले की बात करो तो इन सारे में करंट का फॉर्मूला देखो आप, I0 sin ωt - ϕ, I0 sin ωt - ϕ, पर में यही फॉर्मूला है। फाई आप देख लो, नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव, तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव, फॉर्मूला समय सेम है। यहाँ पर ये चीज़ देखने वाली बात है कि जो इंडक्टेंस का जो वोल्टेज होता है ना, वो रेजिस्टेंस के वोल्टेज से या करंट से फाई एंगल लीड कर रहा होता है। जैसे ये VL है तो ये फाई एंगल आगे है, VR और I दोनों सेम फेज में, देखिए तो VR यानी रेजिस्टेंस के वोल्टेज से इंडक्टेंस का वोल्टेज ज़्यादा है, ठीक है। वही इसमें आप देखो तो जो अब यहाँ कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटेंस का जो वोल्टेज है, ये रेजिस्टेंस का वोल्टेज यही होगा, कैपेसिटेंस का वोल्टेज जो है वो पीछे है फाई एंगल से रेजिस्टेंस के वोल्टेज से, ठीक है। तो यहाँ I या जो VR है ये दोनों लीड कर रहे हैं, और वहीं ये दोनों वहाँ पे लैग कर रहे थे, किसमें, LR सर्किट में, ठीक है। तो आपको बस ये चीज़ देखनी है, अदरवाइज़ सब कुछ तो हमें नॉर्मली पता चल रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, हमें याद ही रहेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पता ही है जब XL - XC है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, ये भी हमको पता ही है, तो कुछ यहाँ पे ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। अब अगर देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो शायद ही कोई बुक में लिखा होता है या शायद ही कोई टीचर पढ़ाता है। देखिए अगर ये सब हम अल्टरनेटिंग करंट के लेके बात कर रहे हैं, मान लीजिए इस सर्किट में हमने AC यानी अल्टरनेटिंग करंट की जगह डायरेक्ट करंट डाल दिया, तो अगर डायरेक्ट करंट डाल दिया जाए तो इंडक्टर इनइफेक्टिव यानी काम नहीं करता। क्यों नहीं करता, अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बना सकती हूँ। CR सर्किट में अगर आप DC डाल दो तो पूरा करंट ही 0 हो जाता है। यहाँ तो सिर्फ इंडक्टर इनइफेक्टिव होता, नहीं काम करना बंद करेगा, पर करंट तो जा रहा था, यहाँ करंट ही नहीं जाएगा अगर DC डाल दिए तो। अब देखिए हम बात करते हैं LC सर्किट और LCR सर्किट की। मुझे नहीं लगता कि LC या LCR सर्किट में कुछ खासा अंतर है, दोनों सेम ही है, नाम में ही सब कुछ छुपा है। LC सर्किट मतलब यहाँ पे इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस नहीं है तो रेजिस्टेंस अगर है ही नहीं तो 0। LCR सर्किट यानी यहाँ पे कैपेसिटेंस है, इंडक्टेंस है, रेजिस्टर है, तो रेजिस्टेंस तो है ना, तो ये नॉट इक्वल्स टू 0। बस यही एक चीज़ इन दोनों के बीच में वो डिफरेंस ला देता है कि हम इनको अलग अलग पढ़ते हैं। अब देखिए Z वही चीज़, X नेट हमें मालूम है, XL - XC करके निकाला जाएगा, ωL - 1/ωc करेंगे, इसमें कुछ खास बात है नहीं। ये तो मैंने को बताया वोल्टेज कैसे निकालना है, दोनों जो है जो भी दिया है उनका स्क्वायर इंडिविजुअली कर देंगे। अगर XL = XC यानी XL अगर XC से इक्वल हो जाए तो क्या करेंगे, अगर XL XC से इक्वल हो जाए तो Z तो हमारा 0 आ जाएगा, क्योंकि R तो यहाँ 0 था, है ना, R तो यहाँ पहले से ही 0 था, ये भी 0 हो गया तो Z तो 0 हो जाएगा ना। यही एक चीज़ है जो इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करती है, वहीं पे Z यहाँ 0 नहीं होता, क्योंकि भले ही ये 0 हो गया पर ये तो है, यानी यहाँ इस कंडीशन में जब रेजोनेंस होता है, देखिए XL = XC जो होता है इस कंडीशन को हम रेजोनेंस कहते हैं। ये दोनों में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ है, तो यहाँ पे आप इम्पिडेंस निकालोगे तो आपका = R आएगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाता है, क्योंकि ये दोनों ही इक्वल है, तो माइनस करेंगे तो 0, और ये तो है।
पर यहाँ पर तो आर है ही नहीं, आर ही नहीं है और एक्स तो ज़ीरो है, तो यहाँ जेड ज़ीरो आता है, यही डिफरेंस है। एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी रेजोनेंस है। रेजोनेंस की कुछ खासियत हम पढ़ेंगे क्या है, उससे पहले हम कुछ जान लेते हैं इधर का ही। अगर मान लीजिए एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी का, तो ये कंडीशन है, पर अगर हम एक्सएल को एक्सी से बड़ा कर दें तो क्या होगा? अगर आप एक्सएल को एक्सी से बड़ा कर दें तो करंट आपका लैग करता है वोल्टेज से, मतलब पीछे रहता है वोल्टेज से। अगर वही आप एक्सएल को कम कर दें एक्सी से, तो करंट लीड कर जाता है वोल्टेज से। ये कुछ छोटी मोटी बात है। वही एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी रेजोनेंस तो मैंने आपको बताया ही। रेजोनेंस कंडीशन में खास बात ये है कि करंट और वोल्टेज के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों सेम फेज में जाते हैं और इसीलिए रेजोनेंस बहुत खास है। देखिए रेजोनेंस में पहली चीज़ तो यही होती है कि एक्स नेट ज़ीरो, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। अब ओमेगा यानी एंगुलर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू हो जाती है 1/√LC। जब भी आपका रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी बोला जाए या रेजोनेंस का फ्रिक्वेंसी पूछा जाए, तो आप ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC का ही फॉर्मूला पुट करते हैं। देखिए Z इज इक्वल, देखिए रेजोनेंस में Z इज इक्वल टू R मैंने बताया LCR सर्किट में, वही Z इज इक्वल टू 0 LC सर्किट में। कैसे ये बता दिया मैंने, इतने डिटेल में जाके समझा दिया क्यों, क्या डिफरेंस है, ठीक है। देखिए अब ख़ास बात रेजोनेंस की, सबसे ख़ास बात ये है कि इसमें हर वो चीज़ जो एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया मानी जाती है अल्टरनेटिंग सर्किट के लिए, जैसे पीक वोल्टेज, पीक करंट, एम्पलीट्यूड, पावर फैक्टर, पावर, ये सब ही अपने पीक पे होती है, ये सब की सब मैक्सिमम होती है। आई नॉट इन्फिनिटी मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड इन्फिनिटी मैक्सिमम, कॉस फाई 1 है जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है। एवरेज पावर हाफ वी नॉट इंटू आई नॉट, दैट इज़ ऑल्सो मैक्सिमम। रेजोनेंस का पूरा A to Z मैंने आपको बता दिया है। हम बात करेंगे पावर की। जब हम नॉर्मल पावर निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है V इंटू आई, ठीक है। V हमारा क्या है, V नॉट साइन ओमेगा टी। आई जो अब तक हम पढ़ते आए हैं, मैंने आपको बताया था जब हम LR सर्किट, CR सर्किट, ये जब सर्किट्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। बस यही वैल्यू पुट कर दिया हमने, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 हो गया आपका फॉर्मूला। देखिए इन दोनों में कोई डिफरेंस तो है ही नहीं। वोल्टेज के जगह पे EMF ले लिया तो इस बात पे निर्भर करता है, आपको EMF दिया है कि वोल्टेज दिया है, बात तो सेम ही लेके चलते हैं हम। देख लीजिए कोई डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता। तो कुछ नहीं, बस V इंटू आई, ठीक है, सर्किट का करंट और नॉर्मल वोल्टेज फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं एवरेज पावर की। एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है हाफ E नॉट इंटू आई नॉट कॉस फाई। E नॉट क्या है, EMF, पिक EMF, पिक करंट और इंटू कॉस फाई। कॉस फाई हमने पढ़ा था पावर फैक्टर। यहाँ इसी फॉर्मूले को मान लीजिए, यही जो फॉर्मूला है कई जगह पे आप देखते हो इक्वल्स टू ये लिखा रहता है। आई थिंक आपको पता चल गया होगा क्यों लिखा रहता है। कुछ ऐसे डिवाइसेस है जिसका हम डे बाय डे यूज़ करते हैं, पर हमें यही नहीं पता कि एक्चुअली वो करता क्या है, या पता होता है बट हम कंफ्यूज रहते हैं। जैसे रेक्टिफायर, ये जो आपका रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर का काम ही होता है AC को DC में कन्वर्ट करना, मतलब अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना। फिर हम एक इन्वर्टर जिसका डे टू डे हम यूज़ करते हैं, इसका काम होता है रेक्टिफायर के अपोजिट, यानी DC को AC में कन्वर्ट करना। फिर आप सुनते हो एक डायनामो। अच्छा, जब हम सर्किट्स बनाते हैं तो सर्किट में हम ऐसा देते हैं ना, कि जो हम साइन देखते हैं ना, ये एक्चुअली में डायनामो का है, पर क्योंकि डायनामो अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस कर रहा है तो AC को हम डायनामो के फॉर्म में समझते हैं और इसीलिए उसमें हम यही साइन का यूज़ करते हैं। अब ट्रांसफार्मर हम पढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफार्मर का काम ही होता है अल्टरनेटिंग करंट को स्टेप अप या स्टेप डाउन करना, मेन यही काम होता है। और सबसे बड़ी बात ये कि सिर्फ और सिर्फ AC के लिए होता है, ये DC को स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में है कहीं। अगर मान लीजिए आपने DC के लिए ट्रांसफार्मर यूज़ किया तो आपको कोई करंट या कोई EMF मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ AC के लिए काम करता है। अब हम बात करते हैं हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट।
देखिए हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट जो आपका है, ये जो आपका हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, दिस हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, ये एसी को मेज़र करता है और डीसी दोनों को मेज़र करता है। जैसे क्वेश्चन में आया भी है कि क्या चीज़ को मेज़र करता है। हमारे बुक में लिखा होता है सिर्फ एसी, एनसीईआरटी में शायद ये है, उसमें लिखा हुआ है सिर्फ एसी के लिए, क्योंकि वो एसी की बात कर रहा है, यानी अल्टरनेटिंग करंट। लेकिन ये डीसी के लिए भी काम करता है, उसको भी मेज़र करता है। तो ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में कि क्या ये दोनों को मेज़र करता है, क्या ये सिर्फ एसी को, क्या डीसी को, तो ये दोनों को मेज़र करता है। मान लीजिए डायरेक्ट करंट है और हमें उसका करंट को कम करना है, तो हम क्या यूज़ करें? हम एक्चुअली में उस पर्टिकुलर टाइम में हम रियोस्टैट का यूज़ करेंगे। रियोस्टैट का यूज़ करके हम करंट को कम करेंगे डीसी में। लेकिन रियोस्टैट का यूज़ करके जब हम करंट को कम करते हैं डीसी करंट के लिए, तो एनर्जी का लॉस बहुत बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसे प्रेफर नहीं करते ज़्यादा। पर एसी में ऐसा नहीं। एसी में अगर आपको करंट को कम करना है, मान लीजिए, तो आप चोक कॉइल का यूज़ करते हैं, और यहीं से ये चोक कॉइल का नाम आता है इस चैप्टर में। तो खासियत चोक कॉइल की ये है कि ये करंट को कम तो करता है, पर एनर्जी का लॉस बहुत कम होता है, इसके कंपैरिजन में बहुत कम होता है। मैंने देखिए एक एरो दिखाया है, यहाँ 3 दिखाया है, इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी का लॉस करता है, ये बहुत कम एनर्जी का लॉस करते हुए भी अच्छा काम करता है। यहीं से चोक कॉइल का नाम आता है। यही था आपका पूरा चैप्टर। अब आप क्वेश्चन कीजिए प्रीवियस ईयर, पहले जा कर के आपके क्वेश्चन बनेंगे, नहीं बनते हैं तो आप कमेंट पे डाल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि भाई ये एक सर्किट है, मैंने जस्ट स्विच को क्लोज़ किया है, उसके बाद करंट आप निकालिए, राइट। जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच आप करंट निकालो, जस्ट बोला, इतना टाइम 0 हो गया। अब देखिए यहाँ एक सबसे बड़ी कॉन्सेप्ट क्या यूज़ होती है कि जैसे ही आप टाइम को 0 लेते हो, उस दौरान जो आपका इंडक्टर है और जो कैपेसिटर है वो दोनों ही बिहेव करना बंद कर देते हैं। मतलब इंडक्टर आपका ओपन सर्किट हो जाता है, कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो अगर इस कंडीशन के लिए मैं इसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करके बनाऊं तो कैसे बनेगा कि भाई ये तो मेरा ईएमएफ हो गया, स्विच तो क्लोज्ड हो गया है, यहाँ तो ये पूरा ही तो ओपन सर्किट है, मतलब यहाँ पर अब करंट जाएगी क्या? जाएगी ही नहीं, तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। ये तो पूरा भाई हमारा है। देन हम बात करते हैं इसका, तो ये भी तो ओपन सर्किट हो गई, और वो तो पूरा मान लो शॉर्ट सर्किट ही है, तो ये भी ऐसे हम ले लेते हैं। तो जस्ट बिकॉज कि जहाँ पे आपका ये ओपन सर्किट है तो यहाँ करंट जाएगा, इस पर्टिकुलर पार्ट पे करंट यहाँ नहीं जाएगा। ये भी ओपन है तो यहाँ भी करंट नहीं जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट आपका यहाँ हो जाता है। तो इन दोनों में तो करंट गया ही नहीं, मतलब सिर्फ R2 में करंट जाएगा। तो अगर आपको करंट निकालना है तो आप क्या लिखोगे? EMF इंटू बाई R2। यही कॉन्सेप्ट है कि T इज इक्वल टू, जैसे ही आप स्विच क्लोज करते हो तो इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है और कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह।